नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 15 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे जीके जीएस को कुछ घुमाया गया, जैसे प्रथम शिफ्ट में काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए, यहाँ पे थोड़ा सा जीके जीएस का लेवल को इंक्रीज किया गया था। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है और आज से नहीं सदियों से लोग जान रहे हैं इस प्रश्न को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसे लेटेस्ट वाली T-2 पुरस्कार दिया गया है। T-2 पुरस्कार किसे दिया जाता है? वैसा नेशनल पार्क जो शेर की संख्या मतलब बाघ की संख्या एक साल में दोगुना कर दे, उसे T-2 पुरस्कार दिया जाता है। कान्हा संजय ये मध्य प्रदेश में स्थित जो है नेशनल पार्क है। मानस, काजीरंगा, नमेरी ये सब असम में स्थित नेशनल पार्क है। इसके अलावा भगवान महावीर गोवा में स्थित है ना। संजय गांधी, खाली संजय कहेगा तो MP है, संजय गांधी कहेगा, पेंच कहेगा, तंसा कहेगा, बोरीवली कहेगा तो ये महाराष्ट्र में है। एक प्रश्न आया था आपका कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं, कितनी बार रिपीट करेंगे? भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो 6 शास्त्रीय भाषा है। छूटेगा जी एनालिसिस से। तमिल है तमिलनाडु का, तेलुगु है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, कन्नड़ कर्नाटक का, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा, मलयालम केरल का, ओडिसी जो है उड़ीसा का। ओडिसी को 2014 में दर्जा दिया गया, तमिल को 2004 में दिया गया, संस्कृत को 2005 में दिया गया। तो तमिल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसको दिया गया? तो तमिल को। ठीक है, तो ये 6 भाषा जो है भारत के शास्त्रीय भाषा हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा का आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मैसूर कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, भाषा आयोग के अध्यक्ष BG खरे थे, आपको ये बात भी याद रखना है, कभी भी छप सकती है। और आर्टिकल जो है 343 इसी में संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि जो है आपका देवनागरी होगी। तो ये बात कहा गया है। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? जब भी रिजर्व बैंक की बात आई RBI का, मैंने आपको CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और महंगाई जो बढ़ जाती है उसको कम करने की जो इलाज है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, सब बात का चर्चा मौखिक रूप से जरूर किया हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, तो CRR क्या होती है? इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो भारत में जो कॉमर्शियल बैंक है जैसे PNB हो गया, आपका स्टेट बैंक इंडिया हो गया, तो इस बैंक का जो है अपने हिस्से का कुछ रकम ये तय कौन करेगा? ये तय भी करेगा RBI। कुछ रकम कुछ परसेंट जो है RBI के पास जो है सुरक्षित रखना पड़ता है, तो वह रकम को ही CRR कहा जाता है। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक RBI के पास जमा रखते हैं और रकम की जो रेट है कौन तय करेगा? तो RBI तय करेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बैंकिंग टर्म है, देख लीजिए। रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है? वह दर है जिस पर कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है। RBI से लोन लेगा कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? इसका जस्ट उल्टा, कि कभी विषम परिस्थिति में मान लीजिए कि RBI घाटे में जा रहा है तो RBI लोन ले लिया SBI से, तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब सोच के मुझे बताइएगा कि रेपो रेट जरूर ज़्यादा होगा कि रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा? तो हमेशा रेपो रेट ज़्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट पर RBI को खुद लोन लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा RBI का से जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि शक्तिकांत दास जो है कब गवर्नर बने थे? 2018 में, और ये 25वें गवर्नर थे। स्थापना की बात करें RBI का तो 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। इसके अलावा RBI जो है नोट छापता है सभी प्रकार का। 1 रुपये की नोट जो है वित्त सचिव भारत सरकार साइन करते हैं, बाद बाकी सभी नोट पे जो है RBI के गवर्नर ही साइन करते हैं। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया था, ये सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस है और सबसे प्रसिद्ध ग्रीन हाउस गैस है। बदनाम हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक सीधा एक लफ्ज में आंसर मार के बाहर निकल जाना था। एक प्रश्न आया था कि अवतल लेंस में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता अब P बराबर क्या होती है भाई? 1/f मीटर होती है। इसी में डाल के जो भी निकला होगा आप डायोप्टर कर देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पौधों के जो रंध्र होते हैं, सब दिन मैं रंध्र और स्टोमेटा का चर्च जरूर करता हूँ, स्टोमेटा ही बोलते हैं, मतलब रंध्र को ही बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो पौधों के रंध्र के सहारे जो जल की निष्कासन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन ही कहा जाएगा ना, हमारे ख्याल से। ऐसे ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या था, लेकिन वाष्पोत्सर्जन सही होगा। ठीक है, रंध्र के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है पौधे के अंदर, इसे स्टोमेटा कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले को रंध्र को समझ में नहीं आता होगा। जाइलम के द्वारा जल का जो है ग्रहण किया जाता है पौधों में, और फ्लोएम के द्वारा पोषक तत्व या खाना
और जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है 4-4 प्रकार के उत्तक से मिलकर बने होते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होती है पौधों में, उसमें क्लोरोफिल भाग लेती है। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि वित्त आयोग जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एनके सिंह महाराज, मतलब नंद कुमार सिंह, इसके पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 2022 से पहले कौन थे, तो 2022 से पहले भी तो नंद कुमार सिंह ही, तो इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं बना होगा, तो फिर एनके सिंह ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनके सिंह अभी हाल में ही चार्ज नहीं लिए हैं, बहुत दिन हो गए, ठीक है। तो एनके सिंह से पहले 14वें वित्त आयोग अगर पूछा होगा तो आपका वाई रेड्डी हो जाएगा, और एनके सिंह आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वित्त आयोग से तो आया था, लेकिन कब का पूछा गया था अध्यक्ष? अगर पहला पूछा जाएगा तो केसी नियोगी होगा, ठीक है। तो सब जैसा पूछा गया होगा वैसा आंसर हो जाएगा। अब बात करें वाई रेड्डी के बारे में, तो ये आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर भी है, जैसे आपने नोट पे इनका साइन जरूर देखा होगा। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है, नंद कुमार सिंह है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 थ्रू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए। इसमें मैंने ये भी बताया था कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 4+1, 4 गो सदस्य, 1 गो अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा 2021 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? 2011 नहीं है कि सीधे सीधे जिसको याद है करके आगे, ये क्वेश्चन घुमाया है, क्योंकि अभी जो है जनगणना का पूरा डाटा मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो 2021 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य हुआ है, और यहाँ का पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम है, समग्र साक्षरता दर भी सबसे कम है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का ही है, फिर के पहले की भांति, तो आपको ये ध्यान रखना है, महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक केरल में ही है, लेटेस्ट वाले जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक महिला तथा पुरुष साक्षरता केरल में है, यही मैंने यहाँ पे लिख के रखा और कुछ नहीं किया है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा था कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन है, तो मैं सब दिन बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत ग्राम सभा आर्टिकल 243। अब 243 तक तो पहुंच ही जाओगे ना। इसके बी में जो है ग्राम सभा का वर्णन है। त्रिस्तरीय पंचायत आप सुने होंगे ना, तो उसमें ग्राम सभा भी अंग होता है ना, तो इसका वर्णन आपका जो है 243 बी में है। अनुच्छेद 40 में भी पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है। भाग 9 में अनुसूची 11 में भी जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुसूची 11 में टोटल जो है आपका 29 को विषय शामिल है, तो ये सब बात याद रखना है। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 1959 में शुरुआत होता है राजस्थान के नागौर से, ठीक है। सबसे अधिक भारत में विस्तृत रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, गोमुख हिमानी से निकलकर 129 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलने के बाद गंगा बन जाती है? सब दिन चिल्ला चिल्ला के बताया दोस्तों कि अलकनंदा भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिला, और यही जो धारा आगे बढ़ी तो गंगा कहलाई, जो इंडिया से बहते हुए आपका जो है बांग्लादेश में घुस के बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, और ये देश की सबसे बड़ी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर की नदी है। ये भी बताया था कि गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी राम गंगा नदी है, और इसी राम गंगा नदी के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर राम गंगा कर दिया गया है, जो किस तरफ से आके मिलता है? नॉर्थ के साइड से। इसके बाद गंगा के जो है सोन नदी जो है साउथ के साइड से आके मिलती है, तो ये बात भी याद रखना है। लास्ट सहायक नदी गंगा का इंडिया में महानंदा नदी है, तो एक भी बात छूटेगा जी, हैं। चलते हैं आगे। गंगा की सहायक नदी और भी है, जमुना है, सोन है, ये सब गंगा की सहायक नदी है, कोसी है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, यहाँ पे मैं यही चीज लिख रहा हूँ, दोनों का मिलन स्थल देवप्रयाग उत्तराखंड, यहीं से संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। यही गंगा जब बांग्लादेश में तो पद्मा कहलाता है, बांग्लादेश में ही वो बंगाल के खाड़ी में समा जाती है। इंडिया में लास्ट जो इसके ट्रिब्यूटरी है ये महानंदा नदी है। महानंदा और महानदी नदी में फर्क है जी, ये नहीं सोचिएगा महानदी उड़ीसा में बहती है, महानंदा जो है आपका उधर है पूर्वोत्तर में, ठीक है। चलते हैं आगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पे संविधान में लगाया गया था। सब दिन कराते हैं एनालिसिस में, बोलिएगा आप, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने लगाए गए थे? 10 गो। कब? 1976 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? 11 गो। कौन से देश से लिया गया था? रूस से, पुतिन के घर से। रूस के संविधान के लिया गया, आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया। भाग 4 में क्या शामिल है? नीति निदेशक तत्व। तो किस देश से लिया गया है नीति निदेशक सिद्धांत? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में जो 12 को सदस्य का नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति साहब, कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद है कि 11वीं मौलिक जो कर्तव्य है, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना, ये पेरेंट्स का कर्तव्य होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किस शहर को जल पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे इंदौर हो जाएगा।
ठीक है। इंदौर शहर को जो है जल पुरस्कार दिया गया था मार्च 2022 में। रामनाथ कोविंद जो इससे पहले राष्ट्रपति थे हमारे, अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं जो 15वें राष्ट्रपति हैं भारत के, ये 14वें राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर जो है लगातार तीसरी या चौथी साल से प्रथम स्थान पे बरकरार है इंडिया के अंदर। ठीक है। एक प्रश्न आपका फुल फॉर्म से आ गया था, एनबीएफसी का फुल फॉर्म तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी। ठीक है। एक प्रश्न आपका पूछा गया था संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? तो मेटामॉर्फिक चट्टान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और भारत में जो संगमरमर है ये कहाँ मिलता है? तो मकराना, ठीक है, मकराना में मिलता है आपका संगमरमर। ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, इनमें से किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? सीधा सीधा क्वेश्चन लल्लू, तो ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, एकदम हलवा था ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है नाम सीधा सीधा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। सूत्र होता है CuSO4 हाफ H2O। ये कैसे बनता है? जिप्सम के निर्जलीकरण से। जब जिप्सम का डिहाइड्रेशन होता है ना, तो 3/4 भाग जिप्सम का जल जो है बाहर हो जाता है और कार्बन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं। इसका उपयोग आपको ध्यान में रखना है, मूर्ति का सांचा बनाना, डॉक्टरों के द्वारा, गृह उद्योग इत्यादि वगैरह में। किसी परिपथ में 100 ओम की प्रतिरोध एक बैटरी से जुड़ी हुई है, परिपथ में 2 एम्पियर की धारा है, तो आपसे वोल्टता पूछा जा रहा है, बताइए तो एकदम हलवा है कि नहीं? V बराबर RI में मान रखना है। ये भी नहीं पूछा गया कि समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है, डायरेक्ट खाली प्रतिरोध 100 ओम के है, तो आप सीधे सीधे वोल्टता निकाल देंगे तो 100 गुने आपका 2 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, तो 200 वोल्ट नहीं हो जाएगा आंसर, 200 वोल्ट हो जाएगा आंसर ओम के नियम से। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किसमें लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है ये आपका दूध में पाई जाता है। मैंने लैक्टो शब्द के बारे में आपको बताया है कि जब भी लैक्टो आए समझ जाइए दूध से संबंधित है, ये रूट वर्ड है। अगर आप SSC की तैयारी करते हैं तो अंग्रेजी में रूट वर्ड पढ़ते हैं ना, तो वहां पे लैक्टो शब्द जो है ये रूट वर्ड है दूध की, इसीलिए लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम आपने जरूर सुना होगा, दही जमने में जो है मदद करता है, तो ये भी लैक्टो से है, तो समझ जाइए दूध से संबंधित है। एक प्रश्न आया था सितंबर 2022 के अनुसार भारत के CGA कौन है? CAG नहीं है, ये CGA है। ठीक है। तो CGA जो लेटेस्ट वाला है, सितंबर लिख दिया था, तो वर्तमान में भारती दास है। ठीक है। इससे पहले जो है इससे पहले और या उससे पहले दीपक दास था, और इसके बाद एक और बनी थी, और फिर जो है भारती दास बनी है। जल्दी जल्दी बदल रहे हैं CGA। इसके बाद भारत के अगर वर्तमान में महालेखा परीक्षक पूछा जाएगा तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये 14वें है यहाँ मतलब क्रम के अनुसार। और महानिवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। अब मुख्य चुनाव कौन है? राजीव कुमार है। तो ये जो कुछ अजूबा पोस्ट है इंडिया का, आपको जरूर याद रखना चाहिए। महानिवादी जो है भारत सरकार की सबसे बड़ी कानूनी अधिकारी होती है। इनमें से कौन सी जो है उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है? तो मतलब मिला तो नहीं है ऑप्शन, लेकिन अम्ल का जब क्षार के साथ आप अभिक्रिया कराते हैं ना, तो इसे न्यूट्रल अभिक्रिया या उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछता है, जब अपकरण और ऑक्सीकरण साथ में होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण अपकरण समझा चुके हैं हम। ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अवकरण में जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, मतलब प्लस लिखा तो मतलब ग्रहण है, ये नहीं कि बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है, भैया नहीं भैया, है ना। तो इसके बाद ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन का जो है आपका लेते हैं, ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन त्यागते हैं, और अवकरण में जो है ऑक्सीजन को त्यागते हैं, हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि प्राचीन आवर्त सारणी के बारे में क्या कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन था उसमें कि परमाणु क्रमांक पर आधारित था, बिल्कुल गलत है। सब दिन बताता हूँ, प्राचीन आवर्त सारणी जो है आपका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था। जो आधुनिक वाला है ये आपका क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक वाले के खोजकर्ता मोस्ले हैं। प्राचीन वाले में 7 गो आवर्त 9 गो वर्ग था, लेकिन आधुनिक वाले में 7 गो आवर्त है लेकिन 18 गो वर्ग हो गया है। ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। एक आया था कि किस अंग में कोई भी उपास्थि नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों नाक, कान, किडनी, 3 ऑप्शन मिला है। इसमें से मैं 2 ऑप्शन को देख पा रहा हूं, तो उपास्थि पाया जाता है। नाक में भी पाया जाता है हाइलिन, ठीक है, और कान में भी पाया जाता है, क्योंकि उपास्थि क्या है? संयोजी उत्तक है, इससे मरकर जो है हड्डी बनता है। हड्डी का जो जोर होता है ना, वो भी उपास्थि के कारण होती है। तो आपको जो है यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन हमको किडनी में थोड़ा सा शक बुझा रहा है, लेकिन मतलब एग्जैक्ट आंसर मैं इसका नहीं दे सकता हूँ, मुझे अभी इस समय ध्यान नहीं है। नाक और कान तो कंफर्म है कि नहीं होगा। अब किडनी को हम बता भी नहीं सकते कि कंफर्म है। अगर आपको पता है कि चौथा ऑप्शन क्या था मुझे बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि स्विस ओपन 2022 महिला एकल के विजेता कौन है? तो स्विस ओपन 2022 महिला एकल के विजेता जो है PV सिंधु है। दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्न विथ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके साथ लाया, और जो अगर आपके लिए लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो नियमित फॉलो करते रहिए। अगर एग्जाम देने वाले हैं तो साथ ही साथ हो सके तो शेयर कर दिया कीजिए और लाइक कर दीजिए, और तथा आप सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है आपका PDF जरूर ले लें, है ना। PDF जरूर देखिए अगर आपके पास टाइम है तो, और कम समय है तो कुछ नया मत सीखिए, जो है आप उसमें संतुष्ट रहिए और थोड़ा बहुत रिवाइज करिए और जाइए परीक्षा देने, सब कुछ अच्छा ही होगा।
जय हिंद।